नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पशु परिचर टेस्ट सीरीज 2.0 के ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन की। पशु परिचर टेस्ट सीरीज की टेस्ट संख्या 174 ए का समसामयिकी का जो पार्ट है, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, इसके संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पहला प्रश्न और आपके पेपर का 76 नंबर जो प्रश्न है, 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है 2024 के लिए, जिसकी थीम विविधता की खोज करें और उनका अनुभव करें। थीम का मतलब होता है किसी भी दिवस का जो विषय होता है, जो प्रमुख विषय होता है, वही उस दिवस की थीम होती है। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है या कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे किया गया है। सबसे पहले है विश्व जैव विविधता दिवस, उसके बाद में है विश्व धरोहर या विरासत दिवस, विश्व पारिस्थितिकी दिवस, विश्व जैव मंडल या बायोस्फीयर दिवस। तो इसमें जो आपका उत्तर सही है वो है विश्व धरोहर दिवस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस अपन कह सकते हैं, मनाते हैं। और इसके जो मनाने की परंपरा है, इसके लिए 1982 में यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा जाता है कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव जो भेजा जाता है वो 1982 में भेजा जाता है और यूनेस्को इसे 1983 में स्वीकार करता है। 1983 से प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस बोले या विश्व विरासत दिवस बोले मनाया जाता है। और ये जो दिवस है, इसका उद्देश्य यही है कि विश्व पटल पर जो भी प्रमुख प्राचीन विरासतें हैं, इमारत है, यानी जो भी है, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनको अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। और इसी की श्रेणी में ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो स्थल होते हैं उनकी भी घोषणा की जाती है। और अगर उनके संबंध में बात करें तो भारत में अब तक कुल 43 ऐसे स्थान हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 43 ऐसे स्थान हैं जिनमें से सबसे पहले 1983 के अंदर 1983 के अंदर अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं, इसके साथ में ताजमहल, ताजमहल और आगरा का किला, लाल किला, जो लाल किला है, आगरा का किला है, ये जो है इनको एक साथ में तीनों को 1983 के अंदर है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और नवीनतम हाल ही के अंदर असम के अंदर एक क्षेत्र है, एक टीला है, और उस टीले को है जो 2024 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने भारत ने किस देश के साथ संस्कृत भाषा अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति बताई है, सहमति दर्ज की है, सहमत हुए हैं? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत ने कौन से देश के साथ में है जो संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहमत हुआ है भारत? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका वो राइट है, नेपाल के साथ में 27 मार्च से 29 मार्च 2024, 27 मार्च से 29 मार्च 2024 को भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय संस्कृत
समिट का आयोजन हुआ था। भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय संस्कृत समिट का आयोजन 3 दिवसीय इस समिट का जो आयोजन है 27 से 29 मार्च 2024 को नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और इस काठमांडू के अंदर ही इस जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन के अंदर ही इस बात की सहमति बनी थी कि भारत और नेपाल के मध्य विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान है और शिक्षा के लिए है जो संस्कृत भाषा के ऊपर है जो सहमति बनी है। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है अबूझमाड़। अबूझमाड़ बीजापुर, सुकमा, बारसूर, दंतेवाड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है जहां 30 से 70,000 पुराने 30 से 70,000 पुराने पाषाणकालीन मानव सभ्यता के उपकरण या अवशेष बोल सकते हैं, अवशेष मिले हैं। ये जो अवशेष है मिले हैं 30 से 70,000 पुराने अवशेष है और पाषाणकालीन युग के हैं जो ये अवशेष मिले हैं। ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आगे के जीके की दृष्टि से भी और करंट के हिसाब से भी। अबूझमाड़ है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, ये कौन से राज्य के अंदर है जहां पर है जो पाषाणकालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी ओडिशा। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर पाषाणकालीन, पाषाणकालीन का मतलब होता है प्रस्तर बोल सकते हैं इसको, प्रस्तर या पत्थर युगीन। इतिहास के अंदर सबसे जो प्राचीन अगर कोई है सभ्यताओं में तो वो पाषाणकालीन सभ्यताएं होती हैं। इतिहास की शुरुआत ही पाषाणकालीन से होती है। जब आदि मानव सबसे पहले आया था तो सबसे पहले आदि मानव ने पत्थर का ही प्रयोग किया था। पत्थर से ही औजार बनाना, आग जलाना, जो विभिन्न प्रकार के काम हैं वो आदि मानव ने पत्थर के माध्यम से किए थे। और पत्थर के माध्यम से जो कार्य किए थे इसकी जो एक काल है, इसकी जो एक श्रृंखला है इसको पाषाण काल बोला जाता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, वो इतिहास के अंदर बहुत लंबा है। पाषाण काल में भी 3 भागों में बांटा जाता है, नवपाषाण होता है, पुरा पाषाण होता है, मध्य पाषाण होता है। तो पाषाण का मतलब होता है प्रस्तर, जो पत्थरकालीन सभ्यता थी उनके संबंध में पूछा गया और उनके कुछ स्थान हाल ही के अंदर खोजे गए हैं जो कौन से राज्य में है ये इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है सोम्पेन जनजाति। बढ़िया प्रश्न है ये भी। सोम्पेन जनजाति हाल ही में चर्चा में रही विशेष रूप से कमजोर जनजाति है। ये कहाँ निवास करती है भारत के अंदर ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका चंडीगढ़ है, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सी लद्दाख है और डी असम है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है यहाँ पर है जो सोम्पेन जनजाति निवास करती है। एक प्रकार की कमजोर जनजाति है, संख्या बल में भी ये जनजाति इतनी अधिक नहीं है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज है, पिता ही प्रमुख होता है और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो संख्या थी वो मात्र 229 थी। तो कमजोर थी, 229 ही संख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन हाल ही में ये जो चर्चा रही है इन्होंने पहली बार अपने मत का भी प्रयोग किया है, मतदान दिया है। 7 इनके सदस्यों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से अपने मत का प्रयोग किया है। पहली बार इन्होंने मतदान भी किया है, इसलिए जनजाति हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रही है। तो इसके संबंध में भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ ये निवास करती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये निवास करती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है अप्रैल 2024 में राजस्थान के किस जिले के मूल निवासी डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया या सम्मानित किया गया? डॉक्टर राधेश्याम पारिक की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है नवलगढ़ के अंदर, होता है और नवलगढ़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर है। और तो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिले से ये संबंधित है? आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट होगा। सी ऑप्शन एकदम राइट है, झुंझुनू जिले से ये संबंधित है। इनका जन्म नवलगढ़ के अंदर होता है, बाद में ये उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाते हैं और हाल ही के अंदर ये यूपी के आगरा शहर में रहते हैं। आगरा शहर है
वह इनका निवास है। और ये एक डॉक्टर है। 21 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने होम्योपैथिक पद्धति से है जो इलाज करना प्रारंभ कर दिया था। और सबसे पहले क्लिनिक खोलते हैं 21 वर्ष की आयु के अंदर, और फिर लंबे समय तक होम्योपैथिक के माध्यम से इलाज के लिए ही इनको ये जो पद्मश्री अवार्ड है ये दिया जाता है। पद्म पुरस्कार के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 के अंदर होती है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो राधेश्याम जो पारीक हैं हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की ओर से इनको गिना गया है, लेकिन इनका जो जन्म है वो राजस्थान के नवलगढ़ झुंझुनू जिले के अंदर हुआ है। तो इस संबंध में भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। इस होम्योपैथी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए इनको ये जो है पुरस्कार दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश की भाजपा सरकार ने राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा? जब पूर्ववर्ती जो सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार जिसको अपन कह सकते हैं, जिन्होंने 2021 के अंदर एक योजना प्रारंभ की थी 20 अगस्त 2021 को, 20 अगस्त 2021 को एक योजना प्रारंभ की थी, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। इस योजना का उद्देश्य जो मेधावी छात्र हैं, जो होशियार छात्र हैं, उनको विदेश की जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उनके अंदर निःशुल्क शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, उसके लिए है जो ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना प्रारंभ की जाती है। 20 अगस्त को अशोक गहलोत सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की जाती है, और इस योजना के तहत ये कहा जाता है कि 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क फ्री में है जो विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा दी जाएगी। मतलब आवेदन वो करेंगे, जो इस क्राइटेरिया में आएगा उनको 200 को छात्रवृत्ति मिलेगी वापस। तो छात्रवृत्ति मिलेगी मतलब निःशुल्क रूप से है जो उनको विदेशी शिक्षण संस्थानों में है जो शिक्षा मिलेगी। अब जो सरकार बनी है भाजपा की, उन्होंने इस योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो नाम परिवर्तन करके क्या रखा है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही आपका राइट है। इन्होंने मार्च 2024 के अंदर इस योजना का जो नाम है वो परिवर्तन करके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है जो कर दिया गया है। और साथ में इन्होंने ये घोषणा की है कि अब ये 500 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। कितने विद्यार्थियों का चयन करेंगे? 500 विद्यार्थियों का है जो चयन करेंगे, और इन 500 विद्यार्थियों में से 300 विद्यार्थियों को लगभग ये विदेश में निःशुल्क शिक्षा देंगे। और अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई थी उसमें कुछ नियमों में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, वही इसके लिए पात्र होंगे, वही इसके लिए आवेदन करेंगे, और उन्हीं के ही बच्चों को मेधावी होशियार छात्रों का चयन किया जाएगा। और 300 विद्यार्थियों को है जो निःशुल्क इसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें 300 को विदेशों के अंदर, बाकी जो है प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्था है उनके अंदर भी इनका चयन किया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 500 विद्यार्थियों का चयन किया इस योजना के तहत घोषणा की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है योजना की दृष्टि से। अगला हमारा प्रश्न है पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे किस जिले के अंदर है? बाल विकास जो विभाग है, जिनके आंगनवाड़ियों के अंदर जो काम करता है, जो राज्य बाल एवं विकास विभाग है, उसके द्वारा 2018 के अंदर 2018 से है जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है। 2018 से पोषण अभियान चलाया जा रहा है, और इस पोषण अभियान का जो उद्देश्य है कि घरों में, गांव में रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषित नहीं हो, उनको अच्छा है जो वातावरण मिले, शुद्ध आहार मिले, और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से वो लंबित नहीं हो। और इसी विभाग द्वारा इसके लिए है जो एक पोषण ट्रैकर रिपोर्ट जारी की गई है, और ये रिपोर्ट मार्च के अंदर जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्तमान के अंदर 1.94 लाख
1.94 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषित है। अभी भी 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से जिले के अंदर है जो सर्वाधिक बच्चे कुपोषित है। जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर और कोटा। जैसलमेर के अंदर सबसे कम, जैसलमेर के अंदर सबसे कम है जो बच्चे कुपोषित हैं, ये ध्यान रखना है। जैसलमेर जिले के अंदर सबसे कम बच्चे कुपोषित हैं, लगभग 2200 करके कुछ है। सबसे कम बच्चे जो कुपोषित हैं वो जैसलमेर जिले के अंदर है, और सबसे अधिक जो बच्चे कुपोषित हैं वो उदयपुर जिले के अंदर है। उदयपुर जिले में 12,000 से अधिक, 12,000 से अधिक है जो बच्चे कुपोषित हैं। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो सी होगा। उदयपुर जिले में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार कुपोषित है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में क्ले कोर्ट पर मास्टर 1000 टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? खेल से संबंधित प्रश्न है कि जो क्ले कोर्ट है वहां पर मास्टर्स 1000 जो टूर्नामेंट होता है वो जीतने वाले भारत के पहले टेनिस स्टार या पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? सागर कश्यप, सुमित नागल, नितिन कृत्यन और रमेश कृष्णन। तो सुमित नागल आपका उत्तर है जो सही होगा। पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 जो टूर्नामेंट होता है वो जीता है। क्ले कोर्ट का मतलब होता है एक प्रकार का हार्ड कोर्ट है, लगभग मिट्टी का और मिक्स प्रकार का जो कोर्ट बनाया जाता है। टेनिस के अंदर 4 बड़े ओपन टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें से एक टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन, और ये जो फ्रेंच ओपन फ्रांस के अंदर होता है, इस फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आयोजन इसी क्ले कोर्ट के ऊपर किया जाता है। इसी क्ले कोर्ट के ऊपर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो भारत के ये जो सुमित नागल है, भारत के सुमित नागल है, ये ऐसे पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस क्ले कोर्ट पर आयोजित इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की। इससे पहले किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। ठीक है, तो आपका उत्तर बी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2025 से 2030 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य है जो किसे चुना गया है? ये आपसे पूछा गया है। 2025 और 30 की अवधि के लिए किसे है जो सदस्य चुना गया है? वो एक भारतीय है जिसको ये सदस्य चुना गया है। तो जतिन नार्लिकर नहीं है, सुधीर चौधरी नहीं है, जगजीत पावड़िया आपका उत्तर एकदम सही है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। जगजीत जो पावड़िया है इनको है जो ये नारकोटिक्स बोर्ड है इसके लिए सदस्य चुना गया है, और लगातार तीसरी बार है जो इनको चुना गया है। तीसरी बार चुना गया है। पहली बार 2015 में, पहली बार 2015 में, 2015 से 20 के लिए इनको नारकोटिक्स बोर्ड का सदस्य चुना गया था, और उसके बाद में 2021 से 25 के लिए वर्तमान में ये नारकोटिक्स बोर्ड के सदस्य हैं, और 20 में 2021 के अंदर ये नारकोटिक्स बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनती है, ये भी ध्यान में रखना है। और आगे के लिए 2025 से 30 के लिए भी चुनाव के द्वारा इनको सर्वसहमति से है जो भारत की ओर से नारकोटिक्स जो बोर्ड होता है उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। तो 2030 तक ये भारत की ओर से सदस्य रहेगी और लगातार तीसरी बार चुना गया है। नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1968 के अंदर की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है ये वियना के अंदर है, और वियना ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रिया देश में स्थित है, वियना के अंदर है। और इसका जो कार्य है, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, जो नशीली पदार्थ होते हैं, उनकी जांच के लिए है जो काम ये बोर्ड करता है। इस बोर्ड में कुल 13 सदस्य हैं, जिनमें से एक ये जो भारतीय सदस्य जगजीत पावड़िया है, महिला है, और लगातार तीसरी बार इनको चुना गया है। तो आपका ऑप्शन सी है जो राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कोरिया के चांगवॉन में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें 10 मीटर एयर राइफल में किसने है जो स्वर्ण पदक जीता है? ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान से ही संबंधित खिलाड़ी हैं, और जिन्होंने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर 10 मीटर जो एयर राइफल होता है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ईशा सिंह, अवनी लेखरा, ये भी राजस्थान से संबंधित है। मोना अग्रवाल, क्षिप्त कौर समरा। तो मोना जो अग्रवाल है उन्होंने है जो ये स्वर्ण पदक जीता है, और इनका जो स्कोर था कुल
वो था 250.8। 250.8 इनका फाइनल का स्कोर था। और हाल ही के अंदर ये राजस्थान के जयपुर जिले में निवास करती हैं और इनका जो जन्म है वो सीकर जिले के अंदर होता है। निशानेबाजी से संबंधित है, पैरा खिलाड़ी है अवनी लेखरा के साथ। इनका भी आपको ध्यान में रखना है, कभी भी खेल के संबंध में है जो प्रश्न किया जा सकता है। और कोरिया के चांगवॉन में ये जो पैरा शूटिंग टूर्नामेंट आयोजित हुआ था इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा AI मॉड्यूल PHI-3 मिनी विकसित किया है? PHI-3 जो मिनी मॉड्यूल है ये कौन सी कंपनी के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? मेटा ने किया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन, कौन सी कंपनी ने है जो ये सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने किया है। AI मॉड्यूल के तहत ये जो मिनी मॉड्यूल है ये बड़े बड़े जो मॉड्यूल हैं इनको आसानी से हल करने के लिए, जैसे गणित है या कोडिंग डिकोडिंग है, उनसे संबंधित जो मॉड्यूल होते हैं उनको सॉफ्टवेयर को अधिक तेज तरीके से हल करने के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है ये काम किया गया है। बड़े बड़े मॉड्यूलों को जो है आसानी से हल करने के लिए ये एक छोटा मॉड्यूल विकसित किया गया है। तो इसका आपका जो उत्तर राइट होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2024 में 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? गगन शक्ति भारतीय सेनाओं का एक युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास का 10 दिवसीय जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक किया गया। और इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो पोखरण के अंदर है जो किया गया है। पोखरण जो जैसलमेर है इस स्थान पर है जो इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। और पिछली बार जो इसका आयोजन था वो 2018 के अंदर किया गया था। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। आपका जो उत्तर इसमें राइट है वो ऑप्शन ए है, पोखरण। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2024 में राजस्थान के किस जिले में कृषि क्षेत्रों में जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई है? डिजिटल जल वितरण प्रणाली का मतलब है कि इसके द्वारा किसानों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो, जल से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान आसान तरीके से करने के लिए, किसानों की जल आपूर्ति है वो सही तरीके से करने के लिए डिजिटल जो जल आपूर्ति प्रणाली है इसको प्रारंभ किया गया है। और कौन से जिले में किया गया ये आपसे पूछा गया है। अलवर नहीं है, उदयपुर नहीं है, बाड़मेर नहीं है। डी ऑप्शन श्री गंगानगर जिला सही है। सबसे ज्यादा फसल उत्पादन भी राजस्थान में श्री गंगानगर जिला ही करता है, तो इसलिए श्री गंगानगर जिले के अंदर डिजिटल जल वितरण प्रणाली है जो प्रारंभ की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो उत्तर डी है वो राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, IIT जोधपुर ने किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है जो उद्घाटन किया है। इस सेंटर के तहत जो इंटेलिजेंस है उनके द्वारा है जो इलाज वगैरह है वो किया जाएगा। और इसीलिए है जो एकेडमिक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका उद्घाटन किया जाता है। और किसके द्वारा, कौन सी संस्था के साथ मिलकर है जो इन्होंने ये उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जो भेल है। दूसरा है रक्षा अनुसंधान। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1964 के अंदर होती है। इसकी स्थापना 1964 के अंदर होती है और ये दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली, नई दिल्ली जिसको बोलते हैं, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। दूसरा है रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान। 1958 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर है। रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ये संस्था काम करती है। दूसरा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की जाती है और ये मुंबई के अंदर स्थित है। परमाणु के क्षेत्र में है जो काम करता है, परमाणु ऊर्जा है उनके संदर्भ में है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कार्य करता है। 1954 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला है हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 के अंदर की जाती है, 1940 में की जाती है और ये बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर के अंदर स्थित है। वायुयान से संबंधित, जो वायुयान से संबंधित है, जो हवाई जहाज वगैरह जो एयरलाइंस है इनसे संबंधित है जो ये संस्थान काम करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आईआईटी जोधपुर ने किस संस्था के साथ मिलकर है जो एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है जो उद्घाटन किया है। तो आपका जो उत्तर राइट होगा वो ऑप्शन बी होगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के साथ मिलकर है जो ये काम आईआईटी जोधपुर ने किया है। अगला हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2024 में राजस्थान की महिला जिसने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संबोधित किया है। इसका जो आयोजन है, इसका जो संबोधन हुआ है वो 3 मई 2024 को हुआ है। 3 मई 2024 को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके जनसंख्या और विकास संस्थान का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन जो है 3 मई को किया गया था और 3 मई को ही इनका संबोधन होता है। तो कौन वो महिला है जिन्होंने ये संबोधन दिया था भारत की ओर से? दीप्ति नाम्बियार, अक्षरा गौड़ा, रूमा देवी और नीरू यादव। तो नीरू यादव ऑप्शन डी आपका सही है। नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच कहते हैं, हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है और अहीर पंचायत है, अहीर गांव है, अहीर पंचायत की ये क्या है? सरपंच है। अहीर पंचायत की ये सरपंच है और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में है जो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इनको है जो महिला और बाल विकास के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उनमें प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा जाता है। और ये 3 मई 2024 को अपना संबोधन संयुक्त राष्ट्र संस्था के अंदर देती हैं नीरू यादव। नीरू यादव की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे बढ़िया जो काम किया है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए किया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया है। इन्होंने अपनी पंचायत के अंदर, सरपंच है ये, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती है, पंचायत के अंदर अगर किसी महिला की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है तो उस शादी में ये कन्यादान पर एक पौधा देती है, कन्यादान पर एक पौधा देती है। ये रूल्स बना लिया इन्होंने कि कन्यादान करेंगे तो पौधे के साथ में करेंगे, एक पौधा देंगे और वो उस बच्ची का दायित्व होगा कि उस पौधे को वो बड़ा करेगी, वो लगाएगी अपने घर ले जाके, ठीक है। साथ में इन्होंने प्लास्टिक मुक्त कर दिया गांव को, गांव में किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। पूरी पंचायत को है जो प्लास्टिक मुक्त कर दिया है, खुले में किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक नहीं डालेगा और अगर कोई प्लास्टिक लाता है तो उसके लिए अलग से इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, महिला शिक्षा के लिए भी बहुत शानदार काम किया था इन्होंने और किसानों के लिए भी, शुद्ध बीजों के लिए भी इन्होंने बेहतरीन काम किया है। इसलिए ये जो नीरू यादव है हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती है और भारत की ओर से इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ये जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था महिलाओं और बालिकाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए, इस सम्मेलन में इन्होंने संबोधित किया है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो उत्तर डी राइट है। तो ये हमारे आज की क्लास के जो आपके पशु परिचय टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न थे उन सब का सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। धन्यवाद।